सो हेलो स्टूडेंट्स। अब आज का आपका टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ होती है। जैसे हमने जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, उन्हीं यूनिट्स से निकल के एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, आज हम ये इसको डिटेल में समझेंगे। सो स्टूडेंट देखिए, जैसे कि इसकी डेफिनेशन से हमको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम हैव टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट्स यूनिट्स। देखिए, ये डेफिनेशन से शायद अभी जो न्यू स्टूडेंट है उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है। देखिए, जैसे हमने यूनिट पढ़ी थी कि मास की यूनिट हमारे पास केजी होती है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो हमने उनकी कुछ यूनिट्स पढ़ी थी। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है कि हम जो मास, लेंथ और टाइम, स्पेशली इन तीन चीज़ों के बारे में हमेशा डिस्कस किया। इन तीन चीज़ों से ही हमारी पूरी की पूरी डायमेंशनल एनालिसिस आती है, मास, लेंथ और टाइम। तो इन तीन चीज़ों की जो वैल्यू होती है, यानी कि इन तीन चीज़ों को जब हम किसी भी यूनिट की पावर में शो करते हैं तो उसी को बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ये शायद आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लूंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले तो देखिए, जो मास होता है, मास को डायमेंशन में शो करने के लिए हम एम से शो करते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस होती है, यानी कि जो लेंथ होती है, लेंथ को शो करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एल का, डायमेंशन में हम यूज़ करते हैं एल का। और टाइम को शो करने के लिए हम यहाँ पर डायमेंशन को शो करते हैं टी। तो एम एल टी इस फॉर्मेट में हमारे पास डायमेंशन लिखी जाती हैं। कुल मिला के डायमेंशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हम किसी भी फॉर्मूले को, यानी कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे एक्सेलरेशन हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, या फिर हमारे पास डेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है। डायमेंशन का मतलब होता है कि उसकी, हिंदी में जिसको विमाएँ बोलते हैं, डायमेंशन का मतलब होता है कि वो कितनी डायरेक्शन में अपने वो चीज़ जा सकती है, कितनी डायरेक्शन में वो चीज़ ट्रैवल कर सकती है। तो जैसे कि हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके करते हैं, तब जाके आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जैसे हम देखते हैं कि आपका वेलोसिटी थोड़ी देर के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है, इसको चेक करते हैं। तो वेलोसिटी का देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या चीज़ होता है। जैसे कि वेलोसिटी की यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पर हम खाली से यहाँ पर डिस्टेंस ओवर टाइम ले लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे कि डिस्टेंस आपकी यहाँ पर है लेंथ, डिस्टेंस यहाँ पर क्या होती है, एक लेंथ होती है। तो लेंथ को हम लिखेंगे यहाँ पर एल, और टाइम को हम यहाँ पर लिखेंगे टी। लेंथ को हम यहाँ पर लिखेंगे एल, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी। कैसे लिखा हमने, डिस्टेंस होती है एक लेंथ, और लेंथ का यहाँ पर डायमेंशन होता है एल। लेंथ की जो हमने डायमेंशन ली है वो ली है एल, और टाइम की यहाँ पर डायमेंशन ली है टी। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ करोगी, जो आपकी लेंथ है डायमेंशन लिखने के लिए, इनको इस तरह के क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर रखोगे, इस तरह के क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर रखोगे। ओके, तो फिर अगर मैं टी को ऊपर लाऊंगा, टी की पावर अभी 1 है, जो लिखी नहीं जाती है, 1 सिंपल। तो जब मैं टी को ऊपर लाऊंगा तो इसकी पावर जो 1 होगी वो माइनस की हो जाएगी, और आपका ब्रैकेट इस तरह से क्लोज हो जाएगा। ओके, शायद आप लोगों को अब ये समझ में आ चुका है। फिर से अगर हम एक दो इसके कुछ और फॉर्मूले करेंगे तो शायद आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास एरिया है, एरिया का यानी कि हमको जनरली पता होता है कि एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ, या फिर हम कहते हैं किसी भी चीज़ का एरिया अगर हम कहते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ कह देते हैं। जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ कह देंगे, या फिर स्क्वायर है तो लेंथ साइड स्क्वायर कह देंगे। कुल मिला के लेंथ क्या चीज़ होती है, दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं इसको कह दूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे जैसे अगर मैं किसी भी चीज़ का एरिया निकाल रहा हूँ, रेक्टेंगल का ही निकाल रहा हूँ, तो लेंथ देखिए, लेंथ हमारे पास एक डिस्टेंस होती है, एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यानी कि डायमेंशन होती है, उसको हम लिखते हैं एल। और उसके बाद एक एल ये आ जाएगा, इंटू ब्रेथ भी हमारे पास एक क्या होती है, लेंथ होती है, तो उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे एल। ओके, तो एल इंटू एल। अब देखिए फिर से मैंने क्या कहा, ये एल और एल, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो जैसे कि हमको पता है कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, क्लास 10th की सिंपल मैथमेटिक्स। तो 1 + 1 2 आ जाएगा, यानी कि एल की पावर क्या आ जाएगा, 2। और इसको फिर से हम इस तरह के ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। देखिए जो इसकी डेफिनेशन है, अब शायद आपको डेफिनेशन इसकी समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, देखो, आर द पावर ऑफ विच द डायमेंशनल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड मतलब कि उसकी पावर के बारे में बता रहा, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इस यूनिट। तो कुल मिला के क्या करा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो लेंथ, मास और टाइम के
पावर में लिखी जाती हैं। किसी भी चीज़ की डायमेंशन लेंथ, मास और टाइम के पावर में लिखी जाती हैं, उसको बोलते हैं डायमेंशनल। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, हर किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई डायमेंशन होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास डायमेंशन लेस भी यहाँ पर क्वांटिटीज आती हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि आपका और ज़्यादा क्लियर चीज़ें होती रहेंगी। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपके हमेशा एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, 1 1 मार्क्स के हमेशा एक, या फिर टीचर कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछता है, लेकिन पूछता हमेशा है कि किसी भी कोई भी आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसकी आप डायमेंशन बताइए। तो जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वॉल्यूम। अभी बस मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए बहुत सिंपल सिंपल से यहाँ पर से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इस तरह से उसका फॉर्मूला होता है। कुल मिला के जो वॉल्यूम निकालते टाइम हमेशा 3 लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी केस में, चाहे वो आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, या फिर अगर हम स्फेयर की बात भी करते हैं तो स्फेयर में भी हमेशा जो रेडियस होता है, रेडियस का क्यूब होता है। कुल मिला के जो लेंथ होती है उसकी पावर 3 होती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्यूब का वॉल्यूम कहूँ तो हो जाता है ए क्यूब। देखो लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा। क्यूबॉइड अगर मैं कहूँगा क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड को देखो यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच, अगेन देखिए लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा। अगर मैं स्फेयर की बात करूँगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई और 4/3 तो कांस्टेंट है, एक वैल्यू होती है खाली। लेंथ अगेन आर एक लेंथ होती है, रेडियस, उसको 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा। तो इसका मतलब हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए किसी भी लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब अगर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, लेट इट बी एनीथिंग वेदर इट इज़ सिलेंडर, वेदर इट इज स्फेयर, क्यूबॉइड, कोन, कुछ भी चीज़ होंगे, तो आप उसमें एक चीज़ जरूर देखिएगा, उसमें जो लेंथ होती है वो 3 बार मल्टीप्लाई होती हैं। 3 लेंथ होती है उसमें। जैसे अगर मैं वहाँ पर सिलेंडर की बात भी कहूँ तो सिलेंडर में भी आपने देखा है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 बार आर और 1 बार एच है। पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो तीन लेंथ यहाँ पर होती हैं। तो अब अगर हमको वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी है तो हमको ये नहीं देखना है हम किसके वॉल्यूम की डायमेंशन निकालें, क्योंकि सब की वॉल्यूम की जो डायमेंशन होगी वो सेम होगी। चाहे इतनी कोई भी चीज़ है, अगर मैं किसी की भी डायमेंशन पूछूँ तो उनकी डायमेंशन, उनके वॉल्यूम की डायमेंशन सेम होंगी, क्योंकि डायमेंशन हम किसी चीज़ को देख के निकालते हैं। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर को देख के नहीं निकालते हैं, हम देखते हैं उसका हम किस चीज़ की डायमेंशन निकाल रहे हैं, वॉल्यूम की निकाल रहे हैं, एरिया का निकाल रहे हैं, या किस चीज़ का निकाल रहे हैं। तो अब देखिए कुल मिला के वॉल्यूम में क्या आएगा, ये कांस्टेंट को हमेशा छोड़ देंगे हम। वॉल्यूम यानी कि हमारे पास आएगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो 3 बार हम किसी चीज़ की लेंथ को लेंगे। तो अब मैंने जैसे कि कहा था लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल, फिर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, बिग ब्रैकेट, फिर लेंथ इंटू लेंथ, तो ये क्या आ जाएगा, एल कितनी बार है, 1 2 3, एल की पावर 1 1 1 सभी ऐड हो जाएंगे, एल की पावर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे इस तरह से डायमेंशन को लिखा जाता है। कई बार डायमेंशन को इस तरह से भी लिखा जाता है, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने तो वैसे एल क्यूब लिख दिया है ना। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा था डायमेंशन को हमेशा ये मास, लेंथ और टाइम के फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो यहाँ पर मास और टाइम तो है ही नहीं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मास नहीं है तो एम की पावर 0 लिख देंगे, टाइम नहीं है फिर एल की बारी आती है, एम एल टी करके बोलते हैं, ठीक है, एल की पावर क्यूब, फिर टाइम की बारी आती है और यहाँ पर टाइम भी कुछ नहीं है तो टाइम की पावर भी 0 लिख देंगे। तो एम एल टी इस तरह से एम एल टी के फॉर्मेट में आता है हमेशा। तो एम कुछ नहीं है तो 0, एल यहाँ पर क्यूब है तो एल की पावर 3 है तो एल की पावर 3, और टाइम कुछ नहीं है तो 0। तो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपके होने लग गया। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम कुछ और यूनिट देखते हैं, जैसे फोर्स की हम यहाँ पर डायमेंशन देखते हैं ना। कुछ कॉमन सी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम टोटल जितने भी हमारे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनके बारे में हम चीज़ें निकालते हैं। जैसे फोर्स हमारे पास होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूले देखो, डायमेंशन निकालने के लिए हमेशा आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं है तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो जैसे फोर्स की जो यहाँ पर ऐसा यूनिट, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन के यहाँ पर यूनिट एक्सेलरेशन के हम यहाँ पर डायमेंशन निकालते हैं। ओके, तो पहले एक्सेलरेशन को देखो अब क्या चीज़ होता है। देखो मास तो सिंपल है, मास को हम एम कह देंगे, लेकिन एक्सेलरेशन को हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह सकते फिलहाल। तो अब यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, हमको सारी चीज़ों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखिए अभी क्लास 9th की थोड़ी बहुत फिजिक्स है, अगर जिसको जो सोच रहा है कि मुझे एक्सेलरेशन नहीं आता है या फिर वेलोसिटी नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आपका 3rd चैप्टर आएगा वहाँ पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी
और जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है धीरे 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 आपके यहाँ पर आएंगी। एक्चुअली ये जो फर्स्ट ये डायमेंशन वाला चैप्टर है, जितने भी हमारे फिजिक्स में क्लास 12th तक पूरे फॉर्मूले यूज़ होंगे, सबकी डायमेंशन को यहाँ पर निकाल के दिया हुआ है। लेकिन देखिए, अगर आप मैं शुरू से ही आपको इसके सारे के सारे डायमेंशन फॉर्मूले पढ़ाऊँ तो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ लीनियर मोमेंटम क्या है, चलो ये भी आपने 9th में पढ़ा है, चलो ये भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको इम्पल्स क्या है, या मैं कहता हूँ आपसे टॉर्क क्या है, या मैं कहता हूँ आपसे एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या है, तो ये टर्म आपने सुने नहीं है, तो इनके आपको डायमेंशन निकालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब ये डायमेंशन आप निकालोगे कैसे? जैसे जैसे आपकी फिजिक्स आगे को बढ़ते रहेगी तो वैसे वैसे उस टाइम पे उसका डायमेंशन भी बताया जाएगा। कुल मिला के ये चैप्टर होने को स्टार्टिंग में है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरी फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं सबकी डायमेंशन निकलवाते हैं यहाँ पर, है ना। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको डायमेंशन कौन कौन से बताऊंगा, जो जिन फॉर्मूले को हम ऑलरेडी जानते हैं उनकी डायमेंशन को निकालना बताऊंगा, बाकी डायमेंशन को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टाइम के साथ साथ फिजिक्स को आगे को पढ़ते रहेंगे तो उसके साथ साथ उसकी डायमेंशन अपने आप आ जाएंगी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्लास 11th की जब पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी उसके बाद डायमेंशन फिर आप निकालोगे तो दिस इज़ वेल एंड गुड। बाकी आपका टीचर्स भी देखता है कि कहाँ तक उसने आपको पढ़ाया है और उस हिसाब से ही आपसे कभी भी डायमेंशन पूछी जाती है उस फॉर्मूले की। अब देखिए, एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। लेकिन हमको इतना ज़्यादा चेंज इन ये कुछ नहीं करना है, हमको सीधे उसकी वैल्यू चाहिए होती है। तो एक्सेलेरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। अब देखिए, फिर से हमको वेलोसिटी की यहाँ पर डायमेंशन पता नहीं होती है, तो हमको वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर हमको वेलोसिटी को सिंपल और फॉरवर्ड में बनाना पड़ेगा। जैसे नीचे तो टाइम ही है और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, ए इंटू में टाइम और आ जाएगा। देखिए कैसे, वेलोसिटी आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है होने को, लेकिन हम डिस्टेंस ही लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको वेक्टर से कोई मतलब नहीं है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इससे कोई मतलब नहीं, हमको खाली लेंथ चाहिए होती है। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी था। अब देखिए, जो एक्सेलेरेशन है, ये जो हमारे पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आया है, इस एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फोर्स में। तो देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? फोर्स इक्वल टू मास को तो सिंपल रखो क्योंकि मास तो हमको डायरेक्टली चाहिए था, और एक्सेलेरेशन को हम रखेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम इंटू टाइम। बस अब ये सारी की सारी हमारे पास बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट होती हैं उनमें कन्वर्ट हो चुकी हैं, है ना। क्योंकि फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी, एक्सेलेरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी। अब जो यहाँ पर मैंने वैल्यू इनको तोड़ तोड़ के लिखे हैं, अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आ चुकी हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मास को लिखते हैं हमेशा एम के फॉर्म में, डायमेंशन लिखते टाइम। डिस्टेंस या लेंथ को हम लिखते हैं एल के फॉर्म में, और टाइम को हम लिखते हैं हमेशा टी के फॉर्म में, टी लिखते हैं। तो मास कितना है? एम, एम की पावर 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस, अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? एल, एल की पावर 1 अपॉन टाइम को हम लिखते हैं टी, और एक और टी है ना। इस तरह से हमारी डायमेंशन लिखी जाएंगे। उसके बाद अब एम और एल तो एक साथ है, इनको ऐसे लिख दिया। जो टी है उसकी पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो टी की पावर 2 आ जाएगा। इस टी की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -2 आ जाएगा, टी की पावर -2। ये हमारे पास आ जाएगा किसका फॉर्म, किसका डायमेंशन? फोर्स की डायमेंशन। ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स की डायमेंशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर डायमेंशन को निकालना सीखते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर जो आपके अगर मान लो किसी फॉर्मूला में कोई नंबर है तो हमको उस नंबर से कोई मतलब नहीं है, उस नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। जैसे उस नंबर की हमने डायमेंशन लिखनी नहीं होती है, क्योंकि डायमेंशन हमेशा यूनिट्स की होती है, ना कि नंबर की। जैसे एग्जांपल के लिए आपका एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत क्लास 9th में। तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv²। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11th में पढ़ा जाएगा, बट वैसे 11th का 9th का टॉपिक है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। तो फिर से देखिए, 1/2 एक नंबर है, इस नंबर को हम डायमेंशन निकालते टाइम छोड़ देंगे, तो हमारे पास कुल मिला के यहाँ पर क्या है? एक तो आ गया मास इंटू एक आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम क्या लिख देंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका क्या है? स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, सबकी डायमेंशन को रख देते हैं, है ना। तो मास की डायमेंशन होती है m इंटू, इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है वो होती है l, और अपॉन में आ जाएगा टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है t। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, इस पर भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस और अपॉन टाइम का होल स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था। तो अब ये जो 2 है, ये पावर का 2 जो है सबके पास चले जाएगा, l के पास भी और t के पास भी। l के पास भी पावर को भेज देंगे और अपॉन में t के पास भी पावर को भेज देंगे। अब उसके बाद इनको एक साथ लिख देते हैं, ठीक। तो m
एल की पावर 2, टी की पावर 2, देखो टी की पावर 2 नीचे है तो ऊपर आके आते टाइम इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होती है वो डायमेंशन आ चुकी है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि आपने 9th और 10th तक कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, उनके हिसाब से ही हम यहाँ पर डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि हम आगे के फॉर्मूले से डायमेंशन अभी नहीं निकाल सकते, वरना अगर मैं आपको कोई भी फॉर्मूला देता हूँ तो आप पहले तो फॉर्मूले को रट्टा मारने में लग जाओगे, तो आपको डायमेंशन कहाँ से निकालोगे उसके बाद। तो फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आपके फिजिक्स में आगे को आते रहेगा। तो जैसे सबसे बेसिक चीज़, जो बेसिक डायमेंशन तुम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हो वो होता है मतलब बेसिक जो फॉर्मूला पढ़ते आते हो वो होता है वर्क डन, है ना। तो वर्क डन का अब हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एज यू नो वेरी वेल। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो डिस्टेंस तो चलो ठीक हो गया, क्योंकि हमको कुल मिला के मास चाहिए होता है, यानी कि मास हमको पता होती है, मास की डायमेंशन पता होती है, लेंथ की पता होती है या डिस्टेंस की पता होती है, और टाइम की पता होती है। बस सारी चीज़ को आपने इसी में कन्वर्ट करना है, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, उसकी डायमेंशन को निकाल पाओगे। तो अब देखिए डिस्टेंस तो हमको मिल चुकी है, यानी कि लेंथ हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमारे पास फिर से प्रॉब्लम आ गई फोर्स। और फोर्स का थोड़ी देर पहले आपने निकाला हुआ था, फोर्स का हमने थोड़ी देर पहले निकाल के रखा हुआ है। तो फोर्स को अब मैं वहाँ पूरा पीछे ना बता के यहाँ पर निकाल बताता हूँ। फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद देखो मास तो ठीक हो गया, मास हमारे पास मिल ही चुका है। अब एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम है, तो एक्सेलरेशन को हम कहेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर एक्सेलरेशन, फिर वेलोसिटी, फिर से प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर देखिए इस पूरे जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इसको उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट किया तो ये आ गया हमारे पास फोर्स इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम। फिर मैंने मास को क्या लिख दिया m, डिस्टेंस को लिख दिया l, टाइम को लिख दिया t इंटू टी। तो इसको ऊपर लाए तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया है, फोर्स का, जो होता है mlt-2। तो अब हम यहाँ पर इसका डायरेक्टली यूज़ करेंगे, फोर्स का क्या यूज़ करेंगे, mlt-2, mlt-2। तो ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ चुकी है, फोर्स की। और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल, सिंपल एल, क्योंकि खाली डिस्टेंस है, यहाँ पर एक लेंथ ही तो है। अब ये लेंथ की पावर यहाँ पर है 1 और इस लेंथ की पावर है 1, तो पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये आ जाएगा m l की पावर 2 t की पावर -2। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आएगी, वर्क की डायमेंशन आ चुकी है। शायद आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि हम डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो इसके अलावा एक दो चीज़ें और हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने पावर पढ़ा है, पावर है ना, पावर हमने पढ़ा है, बचपन से पावर पढ़ते हुए आते हैं। तो पावर आपका क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन ओवर टाइम, ये हमारे पास पावर होती है। तो अब देखिए, अब ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गया है। वर्क की हमने ऑलरेडी डायमेंशन निकाल के रखी है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। और टाइम की डायमेंशन होती है टी, सिंपल सी चीज़। अब टी को क्या करेंगे, यहाँ पर से फिर से हम ऊपर ले आएंगे, तो टी की पावर ऊपर आके क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं। तो ml-2 टी की पावर -2, और एक टी को ऊपर ले जाएंगे तो अब टी को अगर ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी पावर वैसे 1 थी, ऊपर आने के बाद इसकी पावर हो जाएगी -1। तो उसके बाद देखिए अब m l की पावर -2, टी की पावर देखिए बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो टी की पावर है यहाँ पर -2 और यहाँ है -1, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है। तो ये आ जाएगा आपका m l की पावर -2 टी की पावर -3। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, पावर की डायमेंशन। शायद आप लोगों को अब समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने बचपन में पढ़ रखी थी, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, इसके डायमेंशंस निकाल दिए। चलो एक लास्ट हम यहाँ पर और देखते हैं डायमेंशन निकालना। जैसे हमने पढ़ा है डेंसिटी, ओके, डेंसिटी की डायमेंशन को निकालते हैं। तो डेंसिटी हमने बचपन से पढ़ के रखा है, इसका हमको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मास को हमको किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मास हमारे पास एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, और फंडामेंटल यूनिट की हमारे पास डायमेंशन ऑलरेडी होती हैं mlt। तो मास को यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम मैंने तुमको बताया था कि वॉल्यूम जो है होता है 3 लेंथ का प्रोडक्ट होता है, 3 लेंथ्स का प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको और सिंपल लिखूँ तो मास ओवर वॉल्यूम को लिख देता हूँ यहाँ पर लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अब देखिए, अब मास को हम क्या कर सकते हैं डायमेंशन में m, और लेंथ को हम बोलते हैं l 3 बार है तो l की पावर क्यूब लिख देते हैं। अब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये आ जाएगा m l की पावर -3। अब अगर वैसे लिखना देखा जाए तो ये भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर t यहाँ पर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो m l की पावर -3 t की पावर 0, क्योंकि t अगर एब्सेंट हो तो उसकी पावर क्या आ जाएगी,
0। तो इस हिसाब से हमारी पूरी की पूरी डायमेंशन को कैलकुलेट की जाती है। सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी डायमेंशनल इक्वेशन होती हैं, इन डायमेंशनल इक्वेशन का यहाँ पर क्या क्या यूज़ होता है, यूजेस क्या क्या होते हैं। जैसे हमने पढ़ने को तो पढ़ लिया ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है। तो इसका जैसे पहला यूज़ है कि हमारी जैसे डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में बताता है। यानी कि हम कह सकते हैं टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड इन अ फिजिकल फिनोमिना। क्या कहा मैंने, देखिए, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ फिजिकल फिनोमिना। यानी कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी क्वांटिटी होती है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है डायमेंशन। अब आप लोगों ने ये डेफिनेशन तो समझ ली, लेकिन इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं कि अब कैसे मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। और अभी काइनेटिक एनर्जी का जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला था, यानी कि सॉरी डायमेंशन निकाला था, वो आपके पास आया था यहाँ पर ml⁻², t⁻⁻1। देखिए काइनेटिक एनर्जी आया था ml2t−2, ml2t−2। ओके, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ml2t−2। पावर नहीं पढ़ते हैं इसको, इसी तरह से पढ़ते हैं ml2t−2। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास क्या आया हुआ था, एक फॉर्मूला निकल के आया हुआ था। सो स्टूडेंट अब देखते हैं कि क्या किसी और जो क्वांटिटी होती है उनकी यूनिट भी यही हो सकती है। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों ही एनर्जी है, तो डेफिनेटली दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ओके, तो mgh से हम कैसे निकालेंगे, अब देखो, m होता है मास, इसको मास लिख देते हैं। g यहाँ पर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, वो होता है एक्चुअल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का जो हमने डायमेंशन निकाली थी वो देखिए, एक्सेलरेशन की क्या निकाली थी, देखो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का आया था डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। चलो हम पूरा ही लिख लेते हैं इसको, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। कुछ लोग जी सोच रहे होंगे कैसे एक्सेलरेशन हो गया, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो ग्रेविटी के लिए यूज होता है स्पेशली। और एच जो होता है वो हाइट होती है, तो हाइट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। हाइट को यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। सो अब यहाँ पर से देखते हैं हम इसकी यूनिट कितनी निकलती है। तो मास का जो डायमेंशन होता है उसको बोलते हैं m। कई बार मैं इसकी यूनिट बोल दे रहा हूँ, बट हम यहाँ पर डायमेंशन निकाल रहे हैं। ओके, तो आप उसको यूनिट ही समझिए। तो डिस्टेंस की यहाँ पर जो डायमेंशन होती है उसको बोलेंगे l। और टाइम की यहाँ पर डायमेंशन होती है, 2 बार टाइम है तो t² बोल देते हैं। और अगेन यहाँ पर एक डिस्टेंस है तो इसको l बोल देते हैं। ठीक, तो अब देखिए m एक ही बार है, l 2 बार है, तो l का स्क्वायर आ जाएगा। और t को ऊपर ले जाएंगे तो t⁻⁻2 आ जाएगा। तो देखिए ये डायमेंशन और ये डायमेंशन देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो दोनों डायमेंशन देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इनके अलावा एक और डायमेंशन वर्क, क्योंकि वर्क भी एनर्जी ही होती है कुल मिला के, जो आप आगे भी पढ़ोगे वर्क एनर्जी थ्योरम में कि हाउ एनर्जी एंड वर्क आर सेम। तो इसकी डायमेंशन भी ml2t−2 था। तो देखिए कुल मिला के जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उनकी डायमेंशन हमेशा एक जैसी होती है, जो सिमिलर चीज़ें होती हैं। यानी कि अब मैं जितनी भी तरह की एनर्जी कहूँगा, किसी भी तरह की एनर्जी कहूँ, चाहे मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी कहूँ, चाहे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहूँ, चाहे मैं काइनेटिक एनर्जी कहूँ, चाहे पोटेंशियल एनर्जी कहूँ या सिंपल एनर्जी कहूँ, सबकी डायमेंशन एक ही होगी, क्योंकि सारे के सारी एक ही चीज़ें हैं। भले उनके हम यहाँ पर चीज़ें अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन सबकी डायमेंशन एक ही चीज़ आएगी। तो शायद अब आप लोग समझ पा रहे होगी कि डायमेंशन क्या चीज़ होती है, जो हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताती है। कुल मिला के एनर्जी भले ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हों, लेकिन वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये चीज़ हमको वो बताना चाह रहा है। और वैसे ही एक और जो डायमेंशनल इक्वेशन होती है उनका और क्या क्या यूज होता है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी सही है या गलत है, उसकी करेक्टनेस को भी कौन बताता है, डायमेंशनल इक्वेशन। अब कैसे बताता है जरा समझिए। जैसे मैंने अगर मान लो कोई एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाला, अब वो एनर्जी का फॉर्मूला सही है या गलत है हम उसकी डायमेंशन निकाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन होती है। हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन होती है तो हम उसका आराम से बता सकते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत है। ओके, अब जैसे और क्या क्या हो सकता है इसको, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। तो फिर से सुनिए, टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को मुझे अगर दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है तो यहाँ पर भी हम डायमेंशन का ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ यहाँ पर डायमेंशंस के यूजेस थे, वो हमारे डेली लाइफ में कैसे हमारे साथ चलते हैं। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, इसके बाद एरर एनालिसिस। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद हम सारे के सारे पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एक साथ कर लेंगे, और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। सो तब तक आप ये वीडियो देखिए। थैंक यू।